नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एमटीएस जीके जीएस सीरीज, जो कि आपको कंटिन्यू मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका एमटीएस का एग्ज़ाम अभी लगातार चल रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर जो है ना, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद काम करेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको जीके जीएस के साथ इंग्लिश भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिस कारण से इंग्लिश और जीके जीएस पर ही आपका एमटीएस का मेरिट बनेगा। ठीक है, तो इसकी पूरे अच्छे से देखें ताकि आपको मेरिट बन कर आए। ठीक है, चलिए आगे एक बात और बताता हूँ। अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है और टेलीग्राम पर अब तक जुड़े नहीं हैं, तो देरी क्यों कर रहे हैं, जुड़ जाए भाई, ताकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। साथ ही साथ अगर आप सीजीएल सीएचएसएल का मेंस का तैयारी करने में जुड़ जाएं, क्योंकि सीजीएल का आंसर की जारी हो चुका है, सीएचएसएल का मेंस का एग्ज़ाम जारी दे दिया गया है, सीजीएल का बहुत जल्द ही आपको भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का मेंस की तैयारी में लग जाए, और इसका मैं जीके जीएस और इंग्लिश करा रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं जल्द ही कुछ ही दिनों में मैं आपको मैथ भी कराने लग जाऊंगा, जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम करता है मैथ किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और एक बात और कि आपको एनटीपीसी सीरीज भी चलाई जा रही है, जो कि स्टैटिक्स जीके जीएस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह अभी आप फॉर्म भरिए आराम से। ठीक है, और साथ ही साथ तैयारी करते रहिए प्रीवियस ईयर का, क्योंकि आपको मालूम हो जाए कि एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहली प्रश्न की बात करें तो पहली प्रश्न क्या कहता है? पहली प्रश्न कहता है, शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में बहुत बदलाव आए हैं। ऐसी स्थिति में मोटापा एक बहुत स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो इनमें से मोटापे के कारण क्या है मेन, कि मोटापा बढ़ रहा है, वो भी शहरीकरण के कारण। क्यों जानते हैं? शहरीकरण में आजकल तो प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, पेय पदार्थ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फास्ट फूड तेज़ी से खाए जा रहे हैं। फास्ट फूड जो होते हैं जिसमें आपके स्टार्च की मात्रा जो होती है, कैलोरी जो होती है, बहुत अधिक होती है, जिस कारण से क्या होता है, आपका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मान लीजिए जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एक बात ये भी है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जिसमें जो है फैट और शर्करा जो मतलब चीनी की मात्रा है बहुत ही अधिक मिलाई जा रही है, जिस कारण से मोटापा बढ़ रहा है। फास्ट फूड में देखें तो जैसे कि हो गया आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, लगातार रेगुलर शहर के लोग जो है ना इसे सेवन कर रहे हैं, जिस कारण से जो है उनमें स्टार्च की मात्रा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक ना, जिस कारण से उन्हें मोटापा का, ठीक ना, प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रही है। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 में क्या लिखा है, उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ। मैंने आपको भी क्या बताया कि अगर जितना उच्च कैलोरी वाले आप खाद्य पदार्थ खाएंगे उतना ही आपको शरीर को वो फैलाएगा, मोटा करेगा। ठीक है, तो इससे बचे भी, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक ना, आगे देखें तो पानी की अत्यधिक खपत करेंगे तो जानते हैं इससे क्या होगी, पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप पानी पी रहे हैं तो ठीक है, अगर उसे बर्बाद करेंगे तो उससे पानी की समस्या दूसरे लोगों की होगी, ताकि उसे जो है पानी वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, नहीं उसे मिल पा रहा है। ठीक है, प्रोटीन की कमी होगी तो आपके शरीर में जो है एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो प्रोटीन को अवश्य मात्रा में ले, ताकि प्रोटीन आपको शरीर के, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, नियमित आहार में विटामिन की कमी, अगर नियमित आहार ले रहे हैं लेकिन उसमें विटामिन सही से नहीं है, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए कि आजकल तो खाने में, तो शहर के खाने में अगर देखें तो जिसमें आपको रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं सब्जी उब्जी में, जिस कारण से बीमारियां फैल रही हैं। ठीक ना, तो वैसे विटामिन खाएं जिसमें आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है
भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को, कौन, तो गुरुचरण सिंह को किस क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो भारत के राष्ट्रपति ने मतलब कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू जी 2023 में गुरुचरण सिंह को किस चीज़ से सम्मानित किए हैं, तो पद्मश्री से सम्मानित किए। तो गुरुचरण सिंह जो है किस क्षेत्र से हैं, तो वे क्रिकेट के क्षेत्र से हैं। अगर गुरुचरण जी की बात करें तो गुरुचरण जी के जो है ना 1987 में इन्हें द्रोणाचार्य प्राइज से भी नवाजा जा चुका है, क्योंकि ये पूर्व कोच भी रहे हैं और साथ ही साथ ये जो है रेलवे में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसिटिलीन नामक हल्की इथरीय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगत नाम क्या है? क्या पूछा है कि जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं उसमें जो है ना एसिटिलीन नामक जो है ना कि हल्की और जो है इथरीय गंध वाली रंगहीन गैस होती है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इथीन नाम है, इथाइन नाम है, सॉरी इथाइन नाम है। हिंदी में इथीन लिखा है, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो इसे इथाइन कहेंगे। ठीक है, अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। यह जो है यह बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील होती है और साथ ही साथ हवा के साथ जब मिश्रण में जब मिक्स हो जाती है तो एक विस्फोटक के रूप में भी ले सकती है। ठीक है, और इसका जो खोज हुआ था 1836 में हुआ था। किसने किया था? तो किया था एडमंड ने। किसने? एडमंड डेवी ने इसका खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम एथिल एसिड का बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C4H8O2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C4H8O2। ठीक है, आगे देखें तो एजो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसकी अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C4H10N2। आगे देखें तो आगे कहा है एथेनॉइक एनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH3CO का होल 20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? क्या कहा है? पूछा है जनजातीय खेल महोत्सव। क्या बोला है? जनजातीय खेल महोत्सव पहली बार इनमें से किस राज्य में खेला गया था या आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था आपका उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। यह 2023 में आपके उड़ीसा के जो सीएम तत्कालीन थे नवीन पटनायक जी द्वारा इसे आयोजित का शुभारंभ करवाया गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? तो वे हैं मोहन चरण मांझी। कौन? मोहन चरण मांझी जो हैं ये अभी मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। और उड़ीसा के गवर्नर की बात करें तो वे हैं आपके रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास जी हैं, वह है राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग मतलब कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है? तो अगर हम केंद्र सरकार के विधायी अंग का बात करें तो संसद जो है ये केंद्र सरकार का लेजिस्लेटिव ऑर्गन कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें संसद की तो किस आर्टिकल के अंदर संसद आता है? तो
नाइन के अंदर 79 के अंदर जो है आपका सांसद आता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपके 124 नंबर आर्टिकल में आते हैं। वहीं मंत्रिमंडल जो है आपके 74 में आते हैं। वहीं अगर कार्यकारिणी की बात करें तो ये आपके 78 के अंतर्गत आते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पूछता है भारत में औस, अमन और बोडो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? पूछा है भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो वो है आपका धान से रिलेटेड है। ठीक है, धान से रिलेटेड है। ये तीनों जो है आपका, ये आपका बंगाल के साइड में होता है। किस साइड में होता है? बंगाल के साइड में होता है। अगर हम धान की बात करें तो धान जो है भारत का दुनिया में भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता के मामले में टॉप पर आता है। कौन से फसल में? तो धान के मामले में। अगर धान की बात देखें तो हरित क्रांति जो है इसका बढ़ावा देने में आगे आया था। ठीक ना, हरित क्रांति में धान को लेकर ही बहुत ज़्यादा ही जागरूकता फैली थी। ठीक ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत के राष्ट्रपति ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात में 36 तिरंगा होगा? क्या पूछा है कि यह किसने पेश किया या किसने इसे आगे किया कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा वह केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का एक समान अनुपात में होना चाहिए? तो किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि यह पूछा जाता है कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो वे जो है पहली बार 1924 में बने थे। कब? 1924 में। दूसरी बार 24 नहीं भाई, 29 में। दूसरी बार 30 में, उसके बाद 36, फिर 37 में। ये 1930, 1936, 1937 में। अगर 1929 की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था। 30 की बात करें तो ये आपके कराची में हुए थे। 36 की बात करें तो ये आपका हुआ था लखनऊ में। ठीक है, वहीं 37 की अगर बात करें तो ये हुआ था आपका फैजपुर में हुआ था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी बिहार से। ठीक है, और इनकी अगर बात करें तो ये कब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1924 में। 1924 बने थे। किस जगह पर हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका बेलगाम में। कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो ये जो है 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। अगर हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करें तो ये 1934, 1935 और 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1934 जो हुआ था ये आपका बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। वहीं 1935 की बात करें तो ये आपका हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और 1939 की बात करें तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर जानते ही होंगे कि आप राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मैंने आपको जो संगीत शैली या शास्त्रीय नृत्य शैली जो है, मैंने आपको फुल डिटेल में एक वीडियो बनाकर भी दे चुका हूँ, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ उसे आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लें, क्योंकि एसएससी आपसे शास्त्रीय नृत्य तो पूछता है एक प्रश्न तो। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड है। कहाँ से है? तो तमिलनाडु से। असम की बात करें तो असम के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं? तो वे है आपके सतरिया। कौन है? तो सतरिया जो है असम के फेमस है। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ का यक्षगान जो है ये फेमस है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में घूमर, कठपुतली दो फेमस आपके नृत्य शैली हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 9 प्रश्न कहता है, अप्रैल 2023 में सात्विक काइसाराइज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था आपका दुबई में। कहाँ किया गया था? तो दुबई में किया गया था। देखिए, आपको एक प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न जो है छुपा कर रख चुका है। किस तरह से रखा है? अगर यह पूछता कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था? तो दुबई में। वहीं पूछता कि किस भारतीय ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो वे जीते हैं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 10 नंबर, निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी गाना गाया था। तो ये गाए थे प्रमुख कर रहे हैं, मतलब कि प्रख्यात सिंगर लता मंगेशकर जी ने। लता मंगेशकर जी को भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी गाया था, जो कि कब गाए थे? तो ये 1963 में गाए थे। किस चीज़ के पर गाए थे? तो ये जो 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसमें हमारे सैनिकों के जो शहीद हुए थे उन पर इन्होंने 1963 में ये गाना दिल्ली में गाया था। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन में भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? अगर 1947 की बात करें तो उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और आगे देखें तो अगर हम लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें तो यह कब था आपका जनरल या वायसराय की बात, वायसराय था। तो ये कब था आपका? ये था आपका 1936 से लेकर 1943 तक, ये आपका वायसराय था इंडिया का। वहीं अगर लॉर्ड विलिंगटन की बात करें तो लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक ये भारत का वायसराय था। वहीं अगर लॉर्ड वेवल की बात करें तो लॉर्ड वेवल 1943 से लेकर 1947 तक आपका वायसराय था भारत का।
उसके बाद ही यह जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का राष्ट्र वाइसराय बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थान, क्या बोला है, भारत की कौन सी नियामक संस्था जो है सूक्ष्म वित्त संस्थान मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब MFI की देखरेख के लिए और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। तो इसकी देखरेख करता कौन है, तो ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही आपके सूक्ष्म वित्त संस्थानों की देखरेख और विनियमन करता है। ठीक है। अगर हम RBI की बात करें तो RBI की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। वहीं अगर सेबी की बात करें तो सेबी की जो है 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का, एक मिनट, हाँ, वहीं अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की जो है स्थापना 12 जनवरी 1982 में किया गया था। वहीं अगर हम सिडबी की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। ठीक है, इतना जरूर सभी को याद रखें ताकि आपसे ये जो बैंकिंग के टर्म सब है ये कभी भी भूल ना पाए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ये कौन कह रहे हैं, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है आपका केरल में किया गया था। कब किया गया था, अगर इसकी बात करें तो 1903 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। तो कहाँ किया गया था, केरल के कोल्लम जगह पर इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या पूछा है, कौन सी फसल जो है काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वह है आपके कपास। कौन सा है, कपास। अगर हम जैसे देखिए जगह अच्छे से, काली मिट्टी अगर बोले तो काली से काली कपास, क से काली, क से कपास, क से काली तो क से कपास। इतने अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। काली मिट्टी से सबसे उपयुक्त पूछे तो कपास, क से काली तो क से कपास। आगे देखते हैं, अगर काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ जो है पाए जाते हैं, तो किस किस जगह पे, तो आप अगर नक्शा में देखें तो महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर गुजरात, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश, इन सभी इलाकों पर है ना आपको काली मिट्टी की अधिकता दिखेगी। मतलब 70% के आसपास में यहाँ काली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, जो कि काली कपास की बात करें तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में आपका मैग्नीशियम, चूना, लौह, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 लेकिन दिया गया फरवरी 2023 में सम्मानित किया गया है, तो वे किस चीज़ से रिलेटेड हैं, किस नृत्य शैली से रिलेटेड हैं, तो वे हैं आपके कथक से। किससे हैं, तो वे हैं कथक से। अगर हम संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1952 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। वहीं अगर
कथक के और फेमस डांसर को अगर देखें तो वे कौन कौन से होते हैं, तो वे हैं आपके एक शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब जो हैं बहुत ही फेमस है तो कथक के लिए। अगर हम मणिपुरी की बात करें तो नयना जी, सुरवना जी और एक रंजना जेवरी जो हैं वे बहुत ही फेमस है किस चीज़ के लिए, तो मणिपुरी डांस के लिए। अगर हम भरतनाट्यम को देखें तो भरतनाट्यम से फेमस कौन है, तो इनमें से फेमस है भरतनाट्यम से आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति। और एक मृणालिनी साराभाई, ये जो हैं बहुत ही फेमस है। साराभाई से एक याद हुए, इनकी बेटी जो है मल्लिका साराभाई जो हैं ये भी जो है बहुत ही फेमस है तो भरतनाट्यम के लिए। वहीं अगर मोहिनी अट्टम की बात करें तो इनमें फेमस कौन है, इनमें फेमस एक कल्याणी अम्मा। कौन है, कल्याणी अम्मा जी हैं जो कि बहुत ही फेमस है मोहिनी अट्टम के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब जो है ना पाकिस्तान में स्थित है। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जो है अब पाकिस्तान में स्थित है, तो वह है आपके हड़प्पा घाटी की बात करें तो इसकी खुदाई कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। किनके द्वारा, तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है ना। और अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। और लोथर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। अगर इनमें से जो सही हैं वे फोर्थ हैं, तो सेवन समर्स के जो लेखक हैं वे कौन हैं, तो मुल्क राज आनंद जी हैं। अगर हम द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के ऑथर की बात करें तो ये इनमें कौन है, तो ये हैं विक्रम सेठ जी। कौन है, तो विक्रम सेठ जी द्वारा लिखी गई है बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। वहीं अगर द वाइट टाइगर के ऑथर की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वे कौन हैं, अरविंद अडिगा जी। कौन है, अरविंद अडिगा जी हैं द वाइट टाइगर के लेखक। असुटेबल बॉय की बात करें तो इनके ऑथर की बात करें तो इन ऑथर कौन है, तो इनके ऑथर हैं आपके किरण देसाई। कौन है, किरण देसाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल का एक व्यंग उपन्यास किनका है, किनके द्वारा ये जो है द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखा गया है, तो लिखा गया है आपके शशि थरूर जी के द्वारा। किसके द्वारा, शशि थरूर जी के द्वारा। ठीक है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और साथ ही साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। आर.के. नारायण द्वारा एक प्रमुख बुक है जो कि है आपका मालगुडी डेज। क्या है, मालगुडी डेज। ये जो है फेमस बुक है किनके, आर.के. नारायण के। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बात करें तो इनके जो फेमस बुक है उसका नाम है गोदान। और वहीं अगर सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बात करें तो इनकी बुक का नाम है अनामिका। ठीक है, क्या नाम है, अनामिका जो है फेमस बुक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न कहता है, 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 23 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुषों में पुरस्कार किसने जीता है, तो वे जीते हैं प्रसिद्ध सिंगर अरिजीत सिंह ने। किसने जीते हैं, तो अरिजीत सिंह ने जीते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पेश की गई है,
तो वे किस राज्य में है? तो वे गुजरात द्वारा ये किया गया है कि सेमीकंडक्टर नीति 22-27 को आगे बढ़ाया जाए, मतलब नए इंडस्ट्री लगाई जाए सेमीकंडक्टर की, जिसमें से 2 लाख लोगों को ना नए रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, कितने लोगों को? तो 2 लाख नए रोजगार को रोजगार जो है पैदा होंगे। ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहीं इसके राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाते का मतलब पहले समझिएगा। बचत खाते का मतलब होता है जहां आप धन जमा करते हैं, उस पर जो ब्याज अर्जित करने का जो सुविधा प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं बचत खाता। ठीक है, जहां पर जमा ब्याज पर जो है ना आपको इंटरेस्ट मिलता है उसे ही कहते हैं बचत खाते। जैसे बचत खाते आप कहाँ लगाते करते हैं? तो आप बैंकों में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं। ठीक ना। अगर आगे देखें हम तो बिलों का भुगतान ऑनलाइन करना, यूपीआई द्वारा अब हम लोग जो है कि ऑनलाइन करते हैं, तो बिलों का भुगतान करते हैं तो वो हो गया यूपीआई के द्वारा। लेन देन करना मतलब कि एक दूसरे से पैसे लेन देन करना, किसी चीज़ के सामान का लेन देन करना, बंधक ऋण प्राप्त करना, ये सभी जो है आपके बैंकिंग के टर्म हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तक नर्तकी है जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य या शिष्या और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं में एक अधिकारी के रूप में भी रह चुके हैं? तो वे कौन हैं? तो वे हैं आपके सौना नारायण। कौन है? सौना नारायण जी। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इनमें से जो है ना आपके नर्मदा जो है ये आपके पश्चिम में बहते हैं। अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है आपके कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र यहाँ से निकलती है। महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए यह जो है अरब की खाड़ी में गिर जाता है। कहाँ चला जाता है? गिर जाता है। इसी नदी के किनारे इसी नदी पर जो है आपको सरदार सरोवर डैम की जो है निर्माण किया गया है। ठीक है ना। और आगे देखें तो कावेरी की बात करें तो कावेरी का जानते हैं ये कर्नाटका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से। महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, वहाँ से निकलती है ये। निकलने के बाद यह तमिलनाडु पुडुचेरी होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। कावेरी नदी आज के समय में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। और ये आज का ही नहीं है, ये बहुत दिन से ये चल रहा है मुद्दा, क्योंकि ये पानी का संकट और लड़ाई इन दोनों राज्यों के बीच बहुत दिन से चल रही है। इसलिए जैसे कि पानी को राज्य सूची से निकालकर सरकार को इसको अपने केंद्र सूची में डालना चाहिए, ताकि जो है इसका फैसला जल्द से जल्द हो सके और पानी किसी एक राज्य का ना हो, सभी के लिए ही उपयोगी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। इसके बाद यह कर्नाटका होते हुए आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है। वहीं अगर गोदावरी की बात करें तो
यह भी आपके महाराष्ट्र से ही निकलता है। उसके बाद यह तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी होते हुए यह बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र के से है? तो वो है आपका 1 से 4 तक में। 1 से 4 तक में कहा गया है कि भारत का संघ और राज्य क्षेत्र इससे जुड़ा हो। 5 से 11 की बात करें तो ये आपकी नागरिकता के बारे में बात करती है 5 से 11 के आर्टिकल में। वहीं अगर 12 से 35 की बात करें तो ये आपके फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। वहीं अगर 36 से 51 की बात करेंगे तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है, जिसे हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला लास्ट प्रश्न क्या कहता है? लास्ट प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो महिला साक्षरता दर टोटल जो था वो आपका था 65.46%। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जो थी वो थी 82.14%। ये थी आपके पुरुषों की साक्षरता दर। यहीं अगर आप पूरे भारत की देख ले साक्षरता दर कितनी है तो दोनों मिलाकर एवरेज निकाला जाता है, तो ये आपका था 74.04%। याद रखिएगा कितना मैंने बोला, पूरे इंडिया का साक्षरता दर 74.04। ये आपका सीजीएल में पूछा गया है, वहाँ पर एक जगह लिख दिया था 74.40 और साथ ही साथ ये भी दिया था 74.04। तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा कि क्या था, तो 74.04। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं जीके जीएस को। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ठीक है, और अगर हाँ टेलीग्राम से अगर जुड़े नहीं हैं तो जल्दी जुड़ जाएं, ताकि आपको इसका जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से और अच्छे से एनालिसिस कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।